नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 34 और ये 34वीं यूनिट का हमारा 7वां पार्ट है। इससे पहले हम जो 6 पार्ट हैं वो पूरे कर चुके हैं और जो छठा पार्ट था, इससे जो लास्ट पार्ट था, उसमें हम आरटी एक्ट 2009 जो यूनिट है उसको पूरा कर चुके हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आज तक जो प्रश्न बने हैं वो उन्हीं आरटी एक्ट 2009 की जो धाराएं हैं, उनके जो अध्याय हैं उन्हीं में से बने हैं। लेकिन इसी यूनिट से संबंध रखने के कारण मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया है जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा। और हमारे पाठ्यक्रम का भी ये लास्ट पार्ट है, लास्ट यूनिट का लास्ट भाग है, जिसका नाम है आरटी एक्ट 2011 राजस्थान नियमावली। जैसे हमने आरटी एक्ट 2009 की जो लास्ट धारा थी, धारा नंबर 38, और 7वें अध्याय की धारा थी, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आरटी एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। तो 38 धाराओं में राज्यों को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये वहाँ हमने पढ़ा था कि कोई भी जो राज्य है वो आरटी एक्ट 2009 का जो अधिनियम है उसके अधीन धारा 38 में उनको ये शक्ति प्रदान की जाती है कि वो अपनी एक नियमावली बना ले। तो उसी धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमारा जो राज्य है राजस्थान, इसने एक नियमावली, अपनी एक राज्य की नियमावली बनाई है और उसी को हम आरटी एक्ट 2011 कहते हैं, क्योंकि ये जो नियमावली है जो राजस्थान ने निर्मित की थी ये 2011 में लागू हुई थी। तो इसी यूनिट से संबंध होने के कारण मैंने सोचा एक वीडियो और बना दिया जाए ताकि इस यूनिट से एक भी प्रश्न आपका बाहर ना जाए। तो शुरू करते हैं आरटी एक्ट 2011 राजस्थान नियमावली। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। और हमारा जो अधिनियम था उसका नाम था निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009। तो ये राजस्थान के संदर्भ में इसको उसी तर्ज पर नाम दिया गया है और इसका नाम है नियमावली 2011। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो पहला जो बिंदु है कि आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 38 है वो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण किया। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि राज्य ने राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण क्यों किया। तो इसी बिंदु में आपको पॉइंट क्लियर किया गया है कि आरटी एक्ट 2009 को लागू करने के लिए राज्य में इसका नियम किया गया, इसका निर्माण किया गया। दूसरा जो बिंदु है उसमें इसकी जो तारीख बताई गई है कि राज्य में इसकी जो अधिसूचना है वो 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी। आरटी एक्ट 2009 की बात करें तो उसकी जो तारीख थी वो हमने पढ़ी थी कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। और राज्य के संदर्भ में आपको तारीख याद रखनी है 29 मार्च 2011। तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका जो नाम है नियमावली 2011 क्यों रखा गया है, क्योंकि जिसकी अधिसूचना है वो राज्य सरकार द्वारा 29 मार्च 2011 रखी गई थी, को जारी की गई थी। ये बिल्कुल याद रखना है, पूछे जाने वाले प्रश्नों में इसको रखना आपको। राज्य के इस अधिनियम में 10 अध्याय एवं 29 धाराएं हैं। यहाँ भी आपको थोड़ा सा अलग याद रखना है कि आरटी एक्ट 2009 में अध्याय थे वो 7 थे, यहाँ अध्याय 10 हैं राजस्थान के संदर्भ में। वहाँ धाराएं 38 थी और राज्य के संदर्भ में ये धाराएं 29 हैं। तो यहाँ अध्यायों की संख्या तो बड़ी है और धाराओं की संख्या आरटी एक्ट 2009 की तुलना में कम है, लेकिन दोनों को आपको याद रखना है। संक्षिप्त विवरण। धारा 1, नाम, प्रसार और प्रारंभ। तो जैसे हमने आरटी एक्ट 2009 में प्रत्येक धारा को पढ़ा था, वैसे ही हम इनका यहाँ पर थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ आपको नाम याद रखना है और कौन सी धारा में किस चीज़ का वर्णन है, इतना ही मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ये ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो जो पहली धारा है उसमें इसके नाम, प्रसार और प्रारंभ संबंधी जो वर्णन है वो धारा 1 में किया गया है। अब हमने यहाँ देखा कि इसमें 10 अध्याय हैं। तो पहले अध्याय का जो नाम है वो है प्रारंभिक। तो पहला अध्याय यहाँ पर धारा 2 से प्रारंभ होता है।
धारा 1 है वो अध्याय 1 से ही पहले उसका वर्णन किया गया है। तो धारा 2 में परिभाषाएं, आरटी एक्ट 2009 में भी जो धारा 2 थी उसमें शब्दावलियों की परिभाषा थी, उसी तरह से राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली 2011 की जो 2 धारा है उसमें भी परिभाषाएं बताई गई हैं। किस किस की परिभाषाएं बताई गई है? तो निदेशक की, जिला शिक्षा अधिकारी की, कार्यकारी समिति, एसएमसी, विद्यालय मानचित्रण, उच्च प्राथमिक विद्यालय आदि। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशक आदि की जो परिभाषाएं हैं और राजस्थान नियमावली 2011 की कौन सी धारा में उनका वर्णन है? तो हमारा जवाब होगा धारा 2। दूसरे अध्याय का नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें धारा 3 है, उसमें है विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कार्य। तो सिर्फ आपको मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर विषय याद रखना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कार्य कौन सी धारा में वर्णन किया गया है? तो धारा 3। धारा 4 की बात करें तो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का जो वर्णन है वो धारा 4 में किया गया है। विद्यालय विकास योजना तैयार करने संबंधी जो वर्णन है वो धारा 5 में किया गया है। तीसरे अध्याय का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें केवल एक ही धारा है, धारा 6, और इस धारा में विशेष प्रशिक्षण बालकों के लिए जो होता है। अभी विशेष प्रशिक्षण अपने वहाँ आरटी एक्ट 2009 में मैंने अच्छी तरह आपको बताया था कि आयु के आधार पर जिन बालकों का प्रवेश लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आयु के आधार पर किसी बालक का कक्षा 4 में प्रवेश लिया गया, तो उसको उस कक्षा के बालकों के स्तर तक लाने के लिए जो विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा वो धारा 6 में यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। तो यहाँ प्रश्न बनता है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो हमारा जवाब होगा अध्याय 4। इसके अंतर्गत धारा 7 आती है चौथे अध्याय में। इसका जो वर्णित विषय है वो है आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। तो इस आसपास का क्षेत्र या सीमा से मतलब है कि इस धारा 7 में बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय होगा और कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययन करने वाले बालकों के लिए 2 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय होना अनिवार्य है। और ये पूछा गया भी प्रश्न है कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो विद्यालय की अधिकतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर, और कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर। तो ये कौन सी धारा में इसका वर्णन है? तो आरटी एक्ट 2011 जो राजस्थान की नियमावली है उसकी धारा 7 में इसका वर्णन किया गया है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 8। इसका वर्णित विषय है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के जितने भी कर्तव्य हैं विद्यालय खोलने संबंधी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने संबंधी। इन वर्णित विषय जो हैं वो हम आरटी एक्ट में विस्तार से पढ़ ही चुके हैं कि इनके क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। जो दुर्बल वर्ग है, अभावग्रस्त जो बालक, उनके साथ पक्षपात ना हो, निश्चित अवधि में विद्यालय हो, ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके जो क्षेत्र में आने वाले जो बालक हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मिले। तो ये सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो धारा 8 में किया गया है। अगली जो धारा है धारा 4 अध्याय 4 की, वो है धारा 9। इसमें जो वर्णित विषय है वो है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना। तो एक विद्यालयों में हर साल एक सर्वे भी किया जाता है, जो हम इसी साल हमने भी किया है, जैसे हाउस होल्ड सर्वे। उसमें प्रत्येक बालक का एक अभिलेख तैयार किया जाता है। वार्ड वाइज अध्यापकों की ड्यूटी लगा करके घर घर जा कर के हम एक एक बालक का रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है वो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आता है और इसका जो वर्णन है वो धारा 9 में किया गया है। पांचवा अध्याय है विद्यालयों और अध्यापकों के दायित्व। इसमें धारा 10 आती है। तो इसका वर्णित विषय है कि कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का प्रवेश आरटी एक्ट के तहत 25%। तो ये आपने भी देखा होगा कि सरकारी स्कूल में तो शिक्षा निःशुल्क है ही, साथ में जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ भी एक नियम है कि कुल प्रवेश का 25% वहाँ पर निःशुल्क बालकों का प्रवेश करना अनिवार्य होगा। तो वो जो 25% जो प्रवेश लिया जाएगा वो इन 2 वर्गों से लिया जाता है, कमज़ोर वर्ग और असुविधाग्रस्त। इन दोनों की परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से बालकों को कौन से वर्ग में रखा गया है। तो इसका जो वर्णन है वो राजस्थान के संदर्भ में धारा 10 में किया गया है। अगली जो धारा है धारा नंबर 11, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की पूर्ति।
भौतिक सत्यापन के बाद। तो धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में 25% निःशुल्क सीटों पर इनका अभावग्रस्त और असुविधाग्रस्त बालकों का जो प्रवेश होगा, इनकी जो फीस है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो किन किन शर्तें उसमें रखी गई है, किन किन शर्तों के बाद वो व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, उसका उल्लेख धारा 11 में किया गया है। और ये फीस तभी दी जाती है भौतिक सत्यापन के बाद। तो सरकारी स्कूल के जो व्याख्याता हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों में भौतिक सत्यापन के लिए लगाया जाता है जिला स्तर से, और वो जाते हैं और वहाँ पर इन 25% बालकों की जो स्थिति है उसकी जांच करते हैं। एक फॉर्मेट होता है, उसको भरते हैं और उसको फिर जिला स्तर पर जमा करवाने के बाद ही ये सत्यापित हो जाता है कि हाँ, वास्तव में इस विद्यालय में 25% बालक पढ़ रहे हैं। उसके बाद ही इन प्राइवेट स्कूलों को वो जो फीस है वो प्रदान की जाती है। अगली जो धारा है, धारा नंबर 12, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। तो क्या क्या होंगे? एक जन्म प्रमाण पत्र होगा, अस्पताल या नर्स रजिस्टर आदि। आंगनबाड़ी भी इसमें शामिल किया गया है। तो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा अस्पताल का जो डिस्चार्ज कार्ड है, जहाँ पर बालक ने जन्म लिया है, उसको भी माना जा सकता है। नर्स जो है उसके रजिस्टर को भी सबूत माना जा सकता है। और आंगनबाड़ी में यदि बालक गया है तो वहाँ की जो रिकॉर्ड है उसको भी जन्म के सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, दस्तावेज के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। तो इसका जो वर्णन है वो नियमावली जो 2011 है उसकी धारा 12 में इसका वर्णन किया गया है। अगली धारा है धारा नंबर 13। इसमें वर्णन किया गया है कि प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, यानी वहाँ पर भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने से 6 मास के भीतर, यानी मान लीजिए कोई सत्र प्रारंभ हो गया है और कोई बालक प्रवेश न ले पाया हो, तो शैक्षणिक वर्ष आरंभ हुआ मान लीजिए जुलाई से, तो जुलाई से 6 माह बाद तक वो प्रवेश ले सकता है। और यदि ये 6 मास भी गुजर जाते हैं और बालक प्रवेश नहीं लेता है तो भी उसको मना नहीं किया जाएगा, उसको दूसरी प्रोसेस के तहत उसका प्रवेश किया जाएगा और विशेष प्रशिक्षणों का आयोजन करके उसको इस स्तर पर लाया जाएगा। तो याद रखना है कि जो सीमा रखी गई है वो 6 माह रखी गई है। विशेष अवस्थितियों में ये सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 14। विद्यालयों की मान्यता संबंधी जो बात है वो धारा 14 में कही गई है। और धारा 15 में विद्यालय की मान्यता वापस लेने संबंधी जो बात है वो धारा 15 में कही गई है। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, वीडियो के स्टार्ट में भी विस्तार से क्यों नहीं बताया है, क्योंकि विस्तार से मैं आरटी एक्ट 2009 में इन सारे विषयों का आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताने से ही समझ में आ गया होगा कि मान्यता संबंधी भी हमने वर्णन वहाँ पढ़ा है खूब विस्तार से। मान्यता वापस लेने का जो वर्णन है वो भी वहाँ पर पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कौन सा विषय कौन सी धारा के अंतर्गत है। 10 अध्यायों में अगला अध्याय है अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है अध्यापक। तो अध्यापक संबंधी जो बातें हैं वो अध्याय 6 में की गई हैं। तो इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? तो पहले इसमें धारा है धारा नंबर 16। तो न्यूनतम अर्हता यानी योग्यता संबंधी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए अध्यापक की, वो सारा वर्णन 16 में है। धारा नंबर 17 में है न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण, यानी जो न्यूनतम योग्यता जो धारा 16 में निर्धारित की गई है उनमें किन किन चीज़ों में शिथिलता दी जा सकती है, ढिलाई दी जा सकती है, उसका वर्णन धारा 17 में है। और 18 में इसी के आगे की जो बात है कि न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना, यानी मान लीजिए धारा 17 में शिथिल जो दी गई है, छूट जो दी गई है, उसकी प्रतिपूर्ति करने की जो बात है कि कब तक उस योग्यता को शिक्षक द्वारा अर्जित किया जाएगा, ये बात धारा 18 में की गई है। तो 16, 17 और 18 तीनों में शिक्षक की योग्यताओं संबंधी बात की गई है। अगली जो धारा है धारा नंबर 19, अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें संबंधी जो बातें वो धारा 19 में की गई है। धारा 20, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि अध्यापक के कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में उसका वर्णन किया गया है, तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 20। अगली धारा है धारा नंबर 21, शिक्षक छात्र अनुपात। ये भी हम वहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन पढ़ाने का जो मतलब है यही था कि वहाँ पर जो वर्णन इस धारा में किया गया है तो वहाँ थोड़ा अलग है। वहाँ धारा 21 में आपने पढ़ा है कि एसएमसी का वर्णन किया गया है, तो कन्फ्यूज ना हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उपयुक्त समझा है।
तो आपको याद रखना है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 में एसएमसी का वर्णन है और यहाँ धारा 21 में शिक्षक छात्र अनुपात की बात कही गई है। वहाँ शिक्षक छात्र अनुपात की बात धारा 25 में कही गई है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं। अगला हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना। वहाँ ये जो बात है वो अध्याय 5 में की गई है, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी, यहाँ अध्याय 7 में की गई है। तो पाठ्यक्रम में शैक्षणिक प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, उसकी क्या भूमिका होगी, वो धारा 22 में उसका उल्लेख किया गया है। और धारा 23 में प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी बात की गई है कि प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के बाद बच्चे को जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो किस अवधि में दिया जाएगा, किस शर्त के तहत दिया जाएगा, वो सारी बातें धारा 23 में उसका उल्लेख किया गया है। अगला हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 8, और इस 8वें अध्याय का नाम है शिकायत निवारण। इसमें धारा 24 आती है कि अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति, यानी अध्यापकों के लिए यदि कोई शिकायत है तो उसका जो निवारण तंत्र, उसका उल्लेख धारा 24 में है। और इन शिकायतों का जो निवारण किया जाएगा वो ब्लॉक स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति बनाई जाती है, उसी के द्वारा इन शिकायतों का निवारण किया जाता है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 25। 8वें अध्याय में दो ही धारा है, 24 और 25। बालकों माता पिता की शिकायत का निवारण। तो 24 में शिक्षकों के निवारण का बात की गई है और 25 में बालकों और माता पिता की शिकायत के निवारण की बात की गई है। तो वहाँ पर ब्लॉक स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति होगी और धारा 25 में जो अभिभावक या जो माता पिता होंगे इनके शिकायत का जो निवारण किया जाएगा उसके लिए उनको शिकायत एसएमसी के अध्यक्ष से करनी होगी। फिर ये एसएमसी का जो अध्यक्ष है वो एसएमसी की जो मीटिंग होती है उसमें इसको रखेगा और वहाँ पर चर्चा होने के बाद इनकी जो शिकायतें हैं उसका निवारण किया जाता है। तो इस तरह से अध्याय 8 में शिकायत निवारण की बात कही गई है। अगला हमारा सेकंड लास्ट जो अध्याय है अध्याय नंबर 9, इसका नाम है बाल अधिकारों का संरक्षण, यानी बालक के अधिकारों के संरक्षण संबंधी बात अध्याय 9 में की गई है। इसके अंतर्गत धारा 26 आती है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। तो ये किसके तहत, कौन सी धारा के तहत इनकी स्थापना हुई है वो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन की बात कौन सी धारा में की गई है, तो अध्याय 9 की धारा 26 में इसका उल्लेख किया गया है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 27। तो धारा 27 में उल्लेख किया गया है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति का मतलब प्रोसेस, कि ऊपर वाली धारा 26 में हमने पढ़ा है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दायित्वों के निर्वहन की जो बात है, तो उसके समक्ष जो भी परिवाद होंगे, जो भी विवाद होंगे, उनको किस तरह से, किस प्रोसेस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, वो बात धारा 27 में उसका उल्लेख किया गया है। अगली हमारी धारा है सेकंड लास्ट धारा, क्योंकि आरटी एक्ट नियमावली 2011 में केवल 29 धाराएं हैं। तो धारा नंबर 28 में उल्लेख किया गया है राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कृत्य। तो राज्य सरकार को सलाह देने के लिए इस नियमावली के क्रियान्वयन हेतु जो भी सलाह देगा वो राज्य सलाहकार परिषद के द्वारा दी जाएगी। तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन किस तरह से किया जाएगा, कितने उसमें सदस्य होंगे, क्या क्या उनके कर्तव्य होंगे, इन सारी बातों का उल्लेख धारा नंबर 28 में किया गया है। लास्ट अध्याय है उसका नाम है प्रकीर्ण। जैसे वहाँ 7वां लास्ट अध्याय था उसका नाम था प्रकीर्ण, यहाँ हमारा लास्ट अध्याय है 10वां और 10वें अध्याय के तहत लास्ट जो हमारी धारा है धारा नंबर 29, जिसका नाम है शंकाओं का निराकरण, यानी जो भी डाउट हैं इस अधिनियम के तहत उन सब का निवारण की जो बात है वो धारा 29 में कही गई है। कोष्टक में लिखा भी है कि अधिनियम के उपाबंधों के संबंध में शंका का निवारण, यानी जो भी उपबंध किए गए हैं धारा 28 तक कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण के क्या दायित्व होंगे, शिक्षकों के क्या दायित्व होंगे, शिकायत निवारण किस तरह से होगी, शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा, इनके संबंधी यदि कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है तो उसका निवारण भी किया जाएगा, निराकरण भी किया जाएगा, उनका समाधान भी किया जाएगा। तो ये समाधान और निराकरण की जो बात है
वो धारा 29 में की गई है कि किस प्रोसेस के माध्यम से उनका निवारण किया जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा सा वीडियो था, उसी से संबंधित होने के कारण इसको बनाना मैंने उचित समझा। तो आज का वीडियो के साथ ही हमारा जो सिलेबस है वो पूरा होता है। कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि सिलेबस पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर मुझे कहना पड़ रहा है कि सिलेबस अब पूरा हुआ है, क्योंकि ये राजस्थान का भी उससे संबंध था आरटी एक्ट 2009 से। तो इसको इसीलिए मैंने बना करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, कितना इम्पोर्टेंट लगा, अपने कमेंट और लाइक देकर के फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।